मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो भी कला परीक्षा पॉइंटर से है, जिसमें आज का विषय है भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप, भाग 4। वर्ण संतुलन में विस्तृत क्षेत्र में ठंडे रंगों का प्रयोग तथा लघु क्षेत्रों में गर्म रंग का प्रयोग होना चाहिए। अगली हेडिंग है लय या प्रभाव। सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। किसी चित्र में लय गति का सुव्यवस्थित स्वरूप, जिसमें दृष्टि विचरण निर्बाध हो सके, प्रभाव लय या गति को प्रस्तुत करता है। प्रभाव समस्त तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। कला में प्राण लय से आता है। कला में प्राण किससे आता है दोस्तों? तो लय से। अगली हेडिंग है प्रभाविता। क्या है? प्रभाविता। जब किसी चित्र की रचना में दृष्टिगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है, तब वहाँ प्रभाविता का सिद्धांत का प्रयोग होता है। चित्र के संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभावित कहलाता है। प्रभाविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता की गुफा 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि में देखने को मिलता है। अगली हेडिंग है प्रमाण। प्रमाण का संयोजन से तात्पर्य आकृतियों में संयोजन में किस अनुपात में विभाजित किया जाए। प्रमाण भी एक मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है जो आकार एवं अनुपात में संबंधित होता है। इसमें प्रमाण भी एक मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है जो आकार एवं अनुपात से संबंधित होता है। आकृतियों का अपना प्रमाण, लंबाई चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के प्रमाणों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें ताल व अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला है परिप्रेक्ष्य या प्रोस्पेक्टिव। परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा चित्र में दूरी या गहराई के प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। चित्र में परिप्रेक्ष्य से द्विआयामी धरातल पर त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। परिप्रेक्ष्य की खोज पुनः जागरण काल से मानी जाती है। दोस्तों, परिप्रेक्ष्य की खोज कब से मानी जाती है? तो पुनः जागरण काल से। परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रेखीय और वायवीय। वस्तु को देखते समय 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई और गहराई का भ्रम उत्पन्न करना ही परिप्रेक्ष्य है। चित्र धरातल में केवल लंबाई व चौड़ाई 2 आयाम होते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य में रंग के धुंधलेपन के अतिरिक्त इसमें पृष्ठगामी रूप का क्षय हो जाता है और पीछे की ओर जाती हुई समांतर रेखा एक निश्चित कोण पर झुकती हुई प्रतीत होती है, जैसे संदूक, भवन, घर आदि। दूर की वस्तु धुंधली एवं पास की वस्तु चमकदार दिखाई देती है, उसे वायवीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग हैं चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्ट बिंदु, दृष्ट पक्ष, क्षितिज रेखा, आदर्श बिंदु। दोस्तों, रेखीय परिप्रेक्ष्य के कौन कौन से अंग हैं? चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्ट बिंदु, दृष्ट पथ, क्षितिज रेखा और आदर्श बिंदु। अगली हेडिंग है दोस्तों माध्यम एवं प्रविधियाँ। भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्राविधिक ज्ञान आवश्यक बताया गया है। समस्त प्राविधिक के प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र की रचना के समय रंगों को मिश्रित किया जाता है। इसे कला की भाषा में माध्यम कहा गया है। माध्यम के 2 मुख्य प्रकार हैं, शुष्क माध्यम और अर्ध माध्यम। शुष्क माध्यम 2 प्रकार का होता है, चूर्णित और पेस्टल। रंगोली, सांझी, चौकापूर्णा चूर्णित के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन ग्रंथों में चित्रों की चूर्णित पद्धति को धूल चित्र कहा गया है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में चूर्णित पद्धति को क्या कहा गया है? धूल चित्र या धूलि चित्र। अगला है धूलि चित्रों की रचना प्रायः भूमि पर की जाती है।
दोस्तों, धूली चित्रों की रचना किस में की जाती है? तो धूली चित्रों की रचना प्रायः जमीन पर या भूमि पर की जाती है। बंगाल की लोक कला अल्पना में पानी मिलाकर रंगों को जमीन पर सजाते हैं, अतः इन्हें शुष्क माध्यम में नहीं रखते। पेस्टल शरशुद्ध और साधारण माध्यम है या शुष्क माध्यम है। पेस्टल रंग के लिए कागज़ खुदरा होना चाहिए। दोस्तों, पेस्टल रंग के लिए कागज़ कैसा होना चाहिए? तो खुदरा कागज़ होना चाहिए। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव का घोल लगाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पेस्टल रंगों को स्थायी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, पेस्टल रंगों को स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव घोल लगाया जाता है। पेस्टल रंग में फिक्सेटिव के प्रयोग में सूखे रंगों का प्रयोग करते हैं। पेस्टल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी के आरंभ में और 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा था। कब? 15वीं शताब्दी के आरंभ में और 16वीं शताब्दी में पेस्टल रंग का प्रयोग दिखाई देने लगा था। इनका प्रयोग एडवर्ड देगा ने किया है, जिन्होंने इस माध्यम को अन्य माध्यमों के मिश्रण से नए प्रभाव उत्पन्न किए। तेल पेस्टल साधारण रंगों की अपेक्षा अधिक स्थायी है। अगला है जल रंग। दोस्तों, जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पॉल सेंट बाई ने की थी। किसने की थी? पॉल सेंट बाई में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जल रंग की खोज किसने की? तो दोस्तों, जो जल रंग था उसकी खोज पॉल सेंट बाई ने की थी और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। जल रंग का प्रमुख प्रयोग कागज पर किया जाता है। जल रंग चित्रण के लिए सेबल नामक हिरण के बालों की तूल का सर्वोत्तम रहती है। दोस्तों, जल रंग के लिए कौन सी तूल का उत्तम है? तो सेबल की। जल रंग ट्यूब तथा टिकिया के रूप में आते हैं। ट्यूब के रंगों की अपेक्षा टिकिया के रंग उत्तम होते हैं। जल रंग के लिए मोटा एवं कड़ा कागज उपयुक्त रहता है। चीन में निर्मित जल रंगों के कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। क्या है दोस्तों? चीन में निर्मित कागज जल रंगों के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। जल रंगों के लिए कैंट, फैबेरिनो, सैंडर्स, कार्ट्रिज तथा वाट्समैन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं। वाट्समैन कागज का उत्पादन इंग्लैंड की जे वाट्समैन कंपनी में होता है। जल रंग में लाइट टू डार्क के आधार पर कार्य किया जाता है। कैसे किया जाता है जल रंग में? लाइट टू डार्क। और तेल रंग में डार्क टू लाइट। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। दोस्तों, जल रंग में कागज को हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। जल रंग में सफ़ेद रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है। कौन सा रंग मिला देते हैं जल रंग में तो पारदर्शिता खत्म हो जाती है? सफ़ेद रंग। तकनीकी दृष्टि से जल रंग की दो श्रेणियां हैं। दोस्तों, तकनीक के आधार पर जल रंग को दो भागों में बांटा गया है या इसकी दो श्रेणियां हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी में है वॉश, ग्लेंजिंग, आला प्राइमर, स्पंजिंग और वेरिएटेड। अपारदर्शी में स्टबलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ग्वास, ओपेक आदि। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को ग्वाश कहते हैं। दोस्तों, ग्वाश किसे कहा जाता है? तो गोंद मिले अपारदर्शक रंग को ग्वाश कहते हैं। जल रंग में कागज साधारणतः 3 श्रेणियों में प्राप्त होते हैं: चिकना, माध्यम तथा मोटा। अगली हेडिंग है पेंसिल। दोस्तों, पेंसिल की खोज इंग्लैंड के फेबर ने 1662 में की थी। पेंसिल की स्थापना 1761 में इंग्लैंड में हुई। पेंसिल का साधारण प्रयोग या पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्रवासियों ने 16वीं शताब्दी में किया था। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पेंसिल का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो मिस्र के निवासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया। पेंसिल के लिए सीडार की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि पेंसिल के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी उपयुक्त होती है? तो पेंसिल के लिए सीडार की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। किसकी? सीडार की।
पेंसिल का काला भाग ग्रेफाइट से निर्मित होता है। एच पेंसिल हार्ड होती है, बी पेंसिल मुलायम या सॉफ्ट होती है। एच बी पेंसिल में एच का मतलब है हार्डनेस और बी का मतलब है ब्लैकनेस। पेंसिल 15 डिग्री एंगल पर दिखाई पड़ती है। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक एन.जे. कांटे थे। सामान्य पेंसिल की लंबाई 7.5 इंच या 19 सेंटीमीटर होती है। सामान्य पेंसिल गोल हेक्सागोनल होती है। सर्वश्रेष्ठ पेंसिल एच बी पेंसिल को माना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पेंसिल किसे माना गया है? एच बी पेंसिल को। अगला है तेल रंग। तेल चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। इसकी पद्धति का चित्रांकन स्थायी होता है और इसमें चमक भी रहती है। यूरोप में इसका प्रचलन व्यापक हुआ। तेल रंग की खोज 14 या 15वीं शताब्दी में जॉन वान आइक बंधुओं ने नीदरलैंड में किया। तेल रंग गहरे से हल्के डार्क टू लाइट लगाए जाते हैं और जल रंग कैसे लगाते हैं? लाइट टू डार्क। जल रंग लगाते हैं लाइट टू डार्क और तेल रंग लगाते हैं डार्क टू लाइट। तेल रंग के लिए सर्वोत्तम चित्रभूमि कैनवास होती है। दोस्तों, अगर ये पूछा है तेल रंग के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है या सर्वोत्तम तल कौन सा है, तो कैनवास है। क्या है? कैनवास। तेल रंग चित्रण के लिए माध्यम रूप से साधारणतः तारपीन का तेल और अलसी का तेल का प्रयोग होता है। किसका? तारपीन का या अलसी का। ये प्रश्न पूछा गया है कि तेल रंग में कौन सा ऑयल मिलाते हैं, तो अलसी के तेल की जगह लिंसर्ड ऑयल दिया था। दोस्तों, क्या दिया था? लिंसर्ड ऑयल। ये कई लोगों का लास्ट ईयर गलत हो गया था। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को तारपीन का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारपीन का तेल। किसे? चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की प्रक्रिया को एनकास्टिक कहते हैं। अगली हेडिंग है दोस्तों टेम्परा। टेम्परा चित्रण की वह विधि है जिसमें माध्यम के रूप में किसी बंधक या पायस का प्रयोग होता है। चित्र बनाते समय रंगों को तेल तथा जली दोनों प्रकार के त्वचा से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। टेम्परा का माध्यम द्रव अवस्था में जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तेल भी किसी माध्यम से पुनःकार किया जाता है। टेम्परा शब्द टेम्पर्ड से बना है, जिसका अर्थ है पदार्थों को कड़ा करना या बल उत्पन्न करना। टेम्परा चित्रण के लिए चित्रभूमि कागज, ताड़पत्र और चूने द्वारा तैयार भित्त सतह होती है। टेम्परा चित्रण के लिए चूने द्वारा तैयार भित्त सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों, टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी भित्त सर्वोत्तम मानते हैं? तो चूने से तैयार भित्त को सर्वोत्तम मानते हैं। टेम्परा के लिए सेबल या बिसल तूल का उपयुक्त होती है। टेम्परा चित्रण में विभिन्न परतों पर काम किया जाता है। नाइफ, स्टेपलर या तुलका की सहायता से अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहलाता है। इम्पेस्टो का आरंभ ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेडपाई ने किया था। अगली हेडिंग है भित्त चित्रण। भित्त चित्रों की रचना की परंपरा बहुत प्राचीन है। भित्त चित्रण की एक विधि जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है, फ्रेस्को चित्रण कहलाता है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परतें लगाई जाती हैं। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि फ्रेस्को चित्रण में प्लास्टर की कितनी परतें लगाई जाती हैं। तो फ्रेस्को चित्रण में प्लास्टर की 3 परतें लगाई जाती हैं। फ्रेस्को की 2 तकनीक होती है। फ्रेस्को की कितनी तकनीक है? 2 तकनीक। कौन कौन सी?
फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो। कौन कौन सी तकनीक है दोस्तों? फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को बोनो को फ्रेस्को चित्रण कहते हैं। दीवार पर बने चित्रों को भित्तिचित्र कहते हैं। भित्तिचित्रण की परंपरा की शुरुआत जोगीमारा से मानी जाती है। दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि भित्तिचित्रण की परंपरा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो जोगीमारा से। फ्रेस्को सेको सूखे भित्त पर किया जाता है। भित्तिचित्रण की तकनीक टेम्परा, सिगरफेटो तथा फ्रेस्को है। फ्रेस्को सेको तकनीक में वैक्स वार्निश की जाती है। सिग्राफिटो का विकास 13वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। निचली वाली परत को खुरचना सिग्राफिटो कहलाता है। क्या कहलाता है? नीचे वाली परत को खुरचना सिग्राफिटो कहलाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम कला का अर्थ एवं उसके स्वरूप से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।